छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जारी की मंडल अध्यक्षों की सूची। भाजपा की तर्ज पर पहली बार कांग्रेस में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति। रायपुर में 23 जनवरी से 21 स्थानों में लागू होगी पुलिस कमिश्नर सिस्टम। गृह विभाग ने जारी किया आरडीपीसीएस के लिए नोटिफिकेशन। रायपुर ग्रामीण में तैनात होंगे नए एसपी। नारायणपुर के ओरछा में 2 धर्मांतरित परिवारों के 16 लोगों से मारपीट। गांव ने भगाया, घर तोड़े, राशन और दस्तावेज जलाए। रायपुर के सराफा कारोबारी से 2 करोड़ की ठगी। गोल्ड माइंस में निवेश कर मुनाफे का दिया था झांसा। यश शाह नाम के युवक पर केस दर्ज। बीजापुर में इंद्रावती घाट पर नाव पलटी। 6 लोग थे सवार। 2 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया। 4 की तलाश जारी। पहले टी20 में न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद आज रायपुर पहुंचेगी टीम इंडिया। कल शाम 7 बजे खेला जाएगा दूसरा टी20 मैच। आज शाम दोनों टीमें करेंगी अभ्यास। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर के तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आमाबेड़ा की घटना के बाद अब ओरछा ब्लॉक के अंदरूनी क्षेत्र यानी कि अबूझमाड़ स्थित इकनार गांव में वैसी एक और घटना सामने आ गई है। दावा यह किया जा रहा है कि बुधवार की सुबह गांव के ही 2 परिवारों के साथ मारपीट कर उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया गया और उनकी गृहस्थी को नुकसान पहुंचाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इन लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड और जमीन के कागजात भी जला दिए गए हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पूरे मामले ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पीड़ित पक्ष से अस्पताल में इलाज करा रहे ग्रामीण का बयान भी सामने आया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अशफाक अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अशफाक, देखिए जो दावे किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर है। जरा समझाइए क्या ये पूरा मामला था, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है फिलहाल अभी वहाँ? देखिए, मामला जो है नारायणपुर जिला मुख्यालय से 72 किलोमीटर अंदर अबूझमाड़ का मामला है। कल सुबह जो है इस इलाके के ईरा गांव में जो गांव के लोग हैं वो एकत्रित होते हैं और उस गांव में बसे हुए 2 परिवार जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनके पास ये जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप वापस अपने धर्म में लौट आइए और आदिवासी रीति रिवाज को मानिए, आप ये प्रार्थना करना और ये सब चीज बंद करिए। तो इसको लेकर के ना विवाद होता है और विवाद के बाद फिर जो गांव के लोग हैं वो उनके ऊपर आक्रोशित हो जाते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि इनके साथ मारपीट हो जाती है, इनके घरों को तोड़ दिया जाता है, इनके जो दस्तावेज है उनको जला दिया जाता है और इनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे तैसे ये अभी जिला जो अबूझमाड़ का मुख्यालय है ओरछा, वहां पहुंचते हैं और वहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र पे इनका इलाज चलता है। इनके साथ में बहुत तेजी से बहुत ज्यादा मारपीट हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। इनके हाथ पैर में फ्रैक्चर्स बताए जा रहे हैं और इनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। अशफाक, लेकिन देखिए ये सामान्य बात तो नहीं है। 2 परिवारों के साथ इस तरीके से मारपीट की गई तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। उनके घरों को यहाँ पर तोड़ा गया है, इतनी बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई कि अस्पताल में उनका इलाज यहाँ पर जारी है। सामान्य मामला तो ये बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस का क्या कहना है, किस तरीके की कार्रवाई मामले पर अब की जाएगी? देखिए, मामला जो है वो काफी अंदरूनी इलाके का है, तो पुलिस के लिए भी उस इलाके में सडनली जाना एक चुनौतीपूर्ण रहता है। घटना के बाद जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, उस इलाके के लिए पुलिस बल को रवाना किया गया है। और कल जो रात में मेरी जो बात हो रही थी पुलिस अधिकारियों से, उससे ये पता चला कि स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन कल की घटना है और घटना के बाद ये भी हो सकता है कि हम धर्मांतरित जो लोग हैं ये लोग वहां पे और इकट्ठा होंगे और आमाबेड़ा जैसी स्थिति निर्मित ना हो जाए, उसको देखते हुए भी वहां पे लगातार फोर्सेस को जो है रवाना किया गया है फिलहाल। चलिए अशफाक, तो पुलिस की टीम जो है रवाना हो चुकी है जगह पहुंचने के लिए। आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर पखांजूर से है, जहां 2 कन्वर्टेड ईसाई महिलाओं ने अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में संपन्न हुआ। समाजजनों और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने महिलाओं का तिलक लगाकर और भगवा गमछा पहनाकर स्वागत किया। दोनों महिलाएं पखांजूर नगर के वार्ड क्रमांक 4 और 5 की निवासी है।
कार्यक्रम में उपस्थित समाज के लोगों ने इसे आस्था, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शंकर सरकार और हिंदू नेता राजेश नायर भी मौजूद रहे। सनातनी लोग किसी कारणवश अन्य धर्म में शामिल हो गया था, जिसका घर वापसी का मुहिम हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं। 2 परिवार के लोग जो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, उनका वापसी हुआ है। आज भी 2 महिला सहित परिवार के लोग मूल धर्म में वापस आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक सफलता हमारे लिए है। 3 और 4 से 2 परिवारों ने आज वापसी की। मेम भाई सलाम और अमिता वर्मा ने, इन्होंने जो है ईसाई धर्म छोड़ के अपने मूल धर्म वापसी की बिना किसी प्रलोभन या स्वार्थ के, और उनका हम जो है पूरे समाज की ओर से उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, उनको स्वागत है। पहले हम सब एक साथ जैसे रहे, आज वो हमारे साथ वैसे रहेंगे। उठना बैठना चलेगा, शादी ब्याह पूजा पाठ में उनको बुलाया जाएगा। और प्रदेश एक तरफ जहां धर्मांतरण की समस्या से जूझ रहा है, तो वहीं लैंड जिहाद भी पांव पसार रहा है। सरगुजा के मैनपाट के केसरा गांव में ये समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि ग्राम पंचायत को इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करना पड़ रहा है। क्या ये पूरा मामला है, एक रिपोर्ट से समझिए। मैनपाट में लैंड जिहाद, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा, सरकारी जमीन पर भी कब्जा। युवक ने नाम बदलकर खरीदी जमीन। जी हां, मैनपाट के केसरा ग्राम पंचायत से खबर मिली, जहां की ग्राम सभा ने एक प्रस्ताव पास किया। आरोप लगाया कि एक युवक ने न सिर्फ अपना नाम, जाति और धर्म बदलकर रहना शुरू किया, बल्कि आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा भी किया। ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के मुताबिक इब्राहिम अंसारी संजय लकड़ा के नाम पर गांव में रह रहा है और लगातार गांव की जमीन पर कब्जा कर रहा है। ग्राम सभा ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी है। उसका नाम जो है इब्राहिम अंसारी है, लेकिन यहाँ जब मैनपाट में आके वो जमीन ले लिया है, इसके बाद जो संजय लकड़ा के नाम से यहाँ उसका आईडी प्रूफ सब रखा है। भाई हमें तो नहीं पता कि वो मियाँ है कि क्या जात, हमें तो नहीं पता, पर मियाँ है कहते हैं। पर यहाँ पर आके उनका नाम मैं भी देखता हूँ तो संजय लकड़ा के नाम से उनको मैं भी जानता हूँ। स्थानीय विधायक ने भी मामले को गंभीर माना और सख्त एक्शन की मांग की। इधर पुलिस शिकायत की जांच शुरू कर चुकी है। कुछ राजनीतिक संरक्षण के कारण से पिछले कई वर्षों से और उसका फर्जी तरीके से दस्तावेज भी तैयार किए गए हैं। इस पे अगहन जांच होगी और इस पे कार्रवाई भी होंगे, इसके लिए पुलिस काम कर रही है। ग्राम केसरा में संजय लकड़ा नाम से छद्म नाम रखते हुए वास्तव में एक विशेष समुदाय का हो करके जमीन पर अतिक्रमण किया है तथा गांव वालों की निस्तारी जमीन पर जुताई खुदाई कर रहा है के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र की जो है वो जांच की जा रही है। आदिवासी इलाके में धर्मांतरण की खबरें तो कई आई, लेकिन छत्तीसगढ़ में लैंड जिहाद का अपने तरह का ये पहला मामला दिखता है। पुलिस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सबको उसी जांच का इंतजार है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। चलिए बढ़ता है कि रायपुर पुलिस में कमिश्नर सिस्टम लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। जारी अधिसूचना में रायपुर शहर के 21 पुलिस थाने IG के अंडर में होंगे और आउटर के 12 थाने ग्रामीण SP के अंडर होंगे। कमिश्नर सिस्टम कल से लागू होगा और इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही अब रायपुर पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर मिल जाएंगे, जिससे शहर की सुरक्षा का ढांचा पूरी तरह से बदल जाएगा। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज, धारा 163 लागू करने और प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति का इंतजार नहीं करना होगा। नए सिस्टम के बाद रायपुर शहर के 21 थाने IG के अंडर होंगे, जिनमें सिविल लाइन, देवेंद्र नगर, तेलीबांधा, कोतवाली, गंज, मोआ थाना, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, DD नगर, आमा सिवनी, आजाद चौक से 11 थाने शामिल हैं। बता दें कि इस अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रायपुर के 12 ग्रामीण थानों के लिए ग्रामीण SP को जिम्मा दिया जाएगा, जिनमें विधानसभा, थरसीवा, खरोरा, तिल्दा नेवरा, माना, मंदिर हसौद, आरंग, नवा रायपुर, राखी, अभनपुर, कोबरा नवापारा और उरला थाने का नगर निगम से बाहर का हिस्सा शामिल है। अब आपको समझाते हैं कि किस तरह के अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होंगे। और अधिसूचना के अनुसार पुलिस आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कई मजिस्ट्रियल अधिकार दिए गए हैं।
बता दें कि इसमें प्रमुख है धारा 163 लागू करने का अधिकार, जुलूस, धरना और सार्वजनिक सभाओं की अनुमति या प्रतिबंध, हथियार लाइसेंस जारी, निलंबन या निरस्त करना, निषेधाज्ञा और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना, आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेना। अधिसूचना में कमिश्नरेट के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के पद भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें पुलिस आयुक्त का 1 पद, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त का 1 पद और पुलिस उपायुक्त का 5 पद है। साथ ही अतिरिक्त पुलिस आयुक्त का पद 9, सहायक पुलिस आयुक्त के 21 पद इसमें शामिल हैं। बिल्कुल 23 तारीख को बसंत पंचमी है, उस दिन से हम लोग पुलिस कमिश्नरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां एसपी राजेंद्र जायसवाल को सस्पेंड कर दिया गया। गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने निलंबन के आदेश दिए थे। एसपी का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ था। स्पा संचालकों से रिश्वत मांगी थी। वीडियो के वायरल होने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से भी साफ कहा था कि इस पूरे मामले पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद उन्होंने निलंबन का आदेश दिया था और अब आधिकारिक तौर पर यह आदेश जारी कर दिया गया और इसके तहत एसपी राजेंद्र जायसवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। बाकायदा गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि एसपी का रिश्वत मांगते एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो एक बार फिर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री ने कहा था कि इस वीडियो की पहले जांच की जाएगी और इसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। तो देखिए, जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया। और रायपुर में सराफा कारोबारी से बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। तंजानिया में गोल्ड माइंस में निवेश के नाम पर ठगी की गई। मुनाफे का लालच देकर 2 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। फर्जी दस्तावेज दिखाकर गोल्ड माइंस होने का झांसा दिया। तंजानिया बुलाकर फर्जी गोल्ड माइंस दिखाई गई। MKM बुलियन ट्रेडिंग लिमिटेड नाम से फर्म बनाई गई थी। भारत और तंजानिया के बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर कराए गए। यश शाह नामक युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। तो देखिए, मामूली रकम नहीं है, 2 करोड़ रुपए यहाँ पर जमा कराए, मुनाफे का लालच देकर और एक बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, अक्सर IBC 24 इस तरीके की खबरों को दिखाने के बाद आपसे अपील करता है कि कोई अगर आपको इस तरीके से पैसे डबल करने का, मुनाफा देने का झांसा देता है तो आप उनके झांसे में बिल्कुल भी ना है। अगर आपको कोई शक है, आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप पुलिस से संपर्क करें। अगर किसी प्रकार की साइबर ठगी का आपको लग रहा है तो आप साइबर एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये ठगबाज नहीं आ रहे हैं और एक के बाद एक वो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और बीजापुर में इंद्रावती नदी में नाव पलटने से 4 लोग तेज बहाव में बह गए। नाव में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। घटना भैरमगढ़ इस्परी मार्ग के इंद्रावती नदी घाट की है। बताया जा रहा है कि भैरमगढ़ से बाजार कर गांव लौट रहे 6 लोग नाव से नदी पार कर रहे थे। इसी दौरान नाव असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने एक महिला समेत 2 लोगों को सुरक्षित तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 4 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कराया। तो देखिए, 2 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया है, लेकिन बाकी जो थे वो बताए जा रहे हैं कि किसी तरह उन्हें नहीं बचाया जा सका। 4 लोग अब भी लापता हैं। और बीजापुर में इंद्रावती नदी में नाव पलटने से यह हादसा हुआ, जिसमें 4 लोग तेज बहाव में बह गए। नाव में कुल 6 लोग सवार थे। 2 को जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखा के बचा तो लिया, लेकिन 4 लोगों को वो बचाने में नाकाम साबित रहे। घटना भैरमगढ़ उस्परी मार्ग के इंद्रावती नदी घाट की है। बताया जा रहा है कि भैरमगढ़ से बाजार से लौटकर गांव लौट रहे थे 6 लोग नाव से नदी पार करते और इस दौरान हादसा हुआ। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, बताएं जरा कैसे यह हादसा हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? आपको बता दूं, कल रात कुछ देर चला, उसका बंद कर दिए थे और अभी वापस शुरू कर दिया था। हालांकि उनका पूरा खोजबीन जारी है और इसी जो है एक बाजार आए थे, भैरमगढ़ बाजार से वापस लौट रहे थे, उस वक्त यह हादसा हुआ। और जैसे नाव पलटे उसमें जो 6 लोग सवार थे, 2 लोग तो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, 4 लोगों का भी पता नहीं चल पाया, लापता है। उनका खोजबीन जारी है। आपको बता दो, एक महिला भी थी जो सुरक्षित निकल गई। अब बता रहे हैं जो 4 लोग हैं उसमें से एक 2 बच्चे भी हैं इसमें, जो 4 लोगों में से। हालांकि खोजबीन अभी जारी है, लेकिन अभी इनका कुछ पता नहीं चल पाया और शासन प्रशासन इसमें लगे हुए, पुलिस की टीम भी लगी हुई है और इसके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब इसमें पूरे छानबीन अभी जारी है। संतोष, कौन थे ये 6 लोग जो इस हादसे के शिकार हुए? कहाँ के रहने वाले थे, कोई जानकारी से लेकर?
जी, आपको बता दूं कि ये उस पर एक नाला पड़ता है, उस पर एक नदी के उस पार में कुछ पर एक गांव आता है, उस गांव के ये लोग थे और बाजार आए थे, आदिवासी ग्रामीण है और ये बाजार आए थे, उसी वक्त ये हादसा हुआ वापस बाजार से लौटते वक्त में। और ये उस पर ही हुई उसी इलाके का है जहाँ पे बड़े बड़े माओवादी जो आत्मसमर्पण के 22 माओवादी जो आत्मसमर्पण के थे, उसी इलाके की ये घटना है। संतोष, रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन रेस्क्यू टीम का क्या कहना है, कब तक तलाशी पूरी हो पाएगी, कोई जानकारी दी इस पर उन्होंने? जी, अधिकारी जिस हिसाब से बता रहे हैं कि बहुत जल्दी इसका हो जाएगा, कुछ ना कुछ समाधान निकल जाएगा और इसमें पूरी लगी हुई है। चलिए, तो आगे जरूर अपडेट लेंगे। संतोष, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ता है धमतरी के भीतरास गांव निवासी आर्मी जवान सत्येंद्र कुमार शांडिल्य पिछले 1 महीने से रहस्यमय तरीके से लापता है। जवान छुट्टी खत्म होने के बाद 21 दिसंबर को अपने घर से पंजाब के जालंधर स्थित कैंप में जाने के लिए निकला था, लेकिन अब तक वहां नहीं पहुंचा। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर तलाश किया, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। अब पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जवान के मोबाइल कॉल डिटेल्स, आवागमन के रूट और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है। सत्येंद्र कुमार पिछले 11 सालों से भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं और वर्तमान में पंजाब के जालंधर में पदस्थ हैं। उनके लापता होने से परिवार सदमे में है। सत्येंद्र कुमार शांडिल्य नाम का एक लड़का है, भारतीय सेना का एक जवान है, जो 21 दिसंबर 2025 को अपने घर से निकला था, जालंधर में पोस्टेड था और उसके बाद से उसका कोई खबर नहीं, वो कहाँ है। सेना के जवानों ने उसके भाई के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया था, उसके बाद पता चला वो वहाँ पहुँचा नहीं। फिर उसकी खोजबीन शुरू हुई और अभी तक उसका कोई पता नहीं है। तो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के बेस पे सीडीआर लेकर उसका पता तलाश किया जाए। छत्तीसगढ़ में क्लोनिंग से तैयार हुई वन भैंस दीप आशा को लेकर जारी विवाद के बीच वन विभाग ने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल को पत्र भेजकर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने ये पूछा है कि दीप आशा की क्लोनिंग के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी और क्या उसके जन्म के बाद डीएनए टेस्ट कराया गया था। वन विभाग ने एनडीआरआई से ये पूरी जानकारी 1 सप्ताह के भीतर देने के लिए कहा है। वाइल्ड लाइफ पीसीसीएफ अरुण पांडे से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। क्या उनका कहना आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीसीसी वाइल्ड लाइफ अरुण पांडे सर है, उसमें हम सर बातचीत करेंगे। बहुत अच्छे मंशे के साथ ये प्रयास हुआ था कि छत्तीसगढ़ में वन भैंसे खत्म हो रहे हैं, हम क्लोन कर ले, उस तकनीक के इस्तेमाल से हम वन भैंसों की संख्या बढ़ा ले। लेकिन सर हुआ उल्टा, ये वन भैंसे बने नहीं और क्लोनिंग में गड़बड़ी हो गई या कहाँ हो गई, कौन जिम्मेदार है, क्या कार्रवाई होगी सर इस पर? देखिए, पहले तो ये है कि जब तक उसकी डीएनए एनालिसिस होके ये प्रूफ ना हो जाए कि वो एक्चुअल जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं है, तब तक ये कहना उचित नहीं होगा कि वो मुर्रा भैंस है। मैंने 2 बार अभी फ़ोन किया है जो वाइस चांसलर हैं एनडीआरआई करनाल के, और उनको मैंने कहा है कि मेरी चिट्ठी का जवाब आप दें। ये जो वैज्ञानिक प्रयोग था ये सफल हुआ या नहीं सफल हुआ, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी हमको चाहिए। कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं। तो करनाल वो उससे ही जानकारी क्यों, क्या हम कहीं और से? देखिए, करनाल और हमारे बीच में एक एमओयू हुआ था 2013 में। उसमें यह था कि फर्स्ट पार्टी क्या करेगी, सेकंड पार्टी क्या करेगी। जो सेकंड पार्टी थी, मतलब जो एनडीआरआई करनाल था, वो साइंटिफिकली वो कॉम्पिटेंट थी ये काम करने के लिए, क्लोनर भैंस बनाने के लिए। तो हमारी जिम्मेदारी तो क्लोन देने की थी, उसके बाद सारी प्रक्रिया उनकी थी। आज तक तो हमने कई बार कोशिश की होगी, अभी तक इन 11 सालों में करनाल को, एनडीआरआई करनाल को तो हमने कई बार लिखी होगी, क्या वो जवाब नहीं दे रहे हैं? आप भी कह रहे थे कि 2 बार फ़ोन करना पड़ा, जवाब नहीं दे रहे हो? हमने और संस्थाओं को लिखा था, एनडीआरआई करनाल को भी लिखा है, और अभी हम इंश्योर करेंगे कि 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, उसको हमने बहुत ही स्पष्ट और कड़ी चिट्ठी लिखी है। आपने जिक्र किया सर कि आपने कड़ी चिट्ठी लिखी है, तो वो कड़ी क्या, किस स्टैंड, क्या स्टैंड ले रहे हैं सर? स्टैंड ये है कि यदि कोई संस्था टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, ठीक है, तो उसको ये चीज़ प्रूफ करना चाहिए। दूसरी चीज़ की प्रयोग फेल भी होते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा। तो वो एक स्पष्ट रिपोर्ट लेके आए हमारे पास में कि ये जो प्रयोग किया गया वो किस हद तक सफल रहा, डीएनए मैचिंग किस लेवल की है। क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा वाइल्डेस्ट जीन है, जिसका टिश्यू वो लेके गए थे, उस तरीके का जेनेटिक मटेरियल इसमें है कि नहीं है। वो दीप आशा वन भैंसा थी, है या नहीं है, इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाएगी और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब वो करनाल यूनिवर्सिटी की होने जा रही है, जिसको ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।